अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, कल तक जिनकी कोई ख़बर नहीं थी कि वो कहाँ मौजूद हैं, नैब की टीम इस को लेके खासी मुतहर्रिक भी रही कि किसी न किसी तरह उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन आज सुबह वो मंजर आम पे आए, पेश हुए अदालत में, और अदालत ने 17 जून तक नैब को ये हुक्म दे दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए। साथ ही साथ 9 जून को दोबारा तलब भी कर लिया है नैब ने शहबाज शरीफ साहब को। कल वज़ीर आला सिंध को जाली अकाउंट्स केस और सोलर लाइट्स केस में नैब पिंडी ने तलब किया है, और सुनने में ये आ रहा है कि मुराद अली शाह साहब भी कल पेश होंगे। ये तो एहतसाब का जो अमल है, जून में गर्मी की हिद्दत के साथ साथ इसमें भी शिद्दत आती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना जो है उसकी वबा का फैलाव भी ज़्यादा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, निज़ामी साहब, पीटीआई, PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके 3 MPs जो हैं वो कोरोना के बायस शहीद हो गए हैं। कल एक MNA JUIFA के मुनीर और अगज़ई साहब, वो भी इसी तरह अपनी जान से गए, और अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। बजट भी आने वाला है, चैलेंजेस जिनका आप अक्सर जिक्र भी करते हैं TV प्रोग्राम में भी, कॉलम्स में भी, वो अपनी जगह हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब वाला जो एपिसोड है, वैसे अगर इसके 2-3 लेसन्स हम देखें, क्या नज़र क्या आता है आपको? शहबाज शरीफ साहब का जो एपिसोड है, एक तो ये नज़र आता है कि नैब का जो अख्तियार है वो किसी चेक्स एंड बैलेंसेस का नहीं है उस पर, बल्कि मेरे राय में तो पूरी हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। और ये जो कुछ हुआ है, इससे शहबाज शरीफ जो आराम से घर बैठे थे, PMLN की सियासत का चूल्हा जो है दोबारा गर्म हो गया। बहरहाल ये तो मेरी राय है। वलीद साहब से पूछते हैं। वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आप बतौर PTI के एक लीडर के और बतौर वकील, आप ये किस तरह देखते हैं नैब की हैंडलिंग का, ये शहबाज शरीफ साहब के मामले को और उनकी बिल आखिर बेल हो जाना 17 जून तक? जी बिल्कुल, आपने ठीक तरीके से या सवाल का आपने फ्रेमिंग बिल्कुल दुरुस्त की, क्योंकि मैं जवाब मेरे जहन में पहले से ही इन्हीं लाइंस पे था कि इसका पॉलिटिकल जवाब भी होना चाहिए और इसका लीगल जवाब भी होना चाहिए, और वो दोनों थोड़े से आपस में लिंक्ड नहीं है। लेकिन जी पॉलिटिकली जो हमारी हुकूमत का और पार्टी का जो नस्ब-उल-ऐन, मंशूर, नजरिया, आइडियोलॉजी, वो तो यही है जी कि एक तो करप्शन से आज़ाद निज़ाम जो है उसको यकीनी बनाना, और दूसरा कि ताकतवर और कमज़ोर कानून की निगाहों में बराबर हो। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बड़ा वाज़ेह है कि जी एहतसाब का घेरा अगर तंग हो रहा है, और अगर वो खासकर इस तरह के बड़े बड़े सरकर्दा जो माजी के अहम ओहदेदार रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ऑफिस बहुत साल और बड़ी दहाइयाँ इन्होंने होल्ड किया, और ये केस जो है ये अब ये 2000 बल्कि 1998 से 2018 तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस दौरान ये जो फैमिली है, शरीफ फैमिली, इसकी वेल्थ जो है वो 549 अरब 549 बिलियन। ये तो तकरीबन ½ ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा है जी। तो और उसमें और 10 साल का अरसा जो पिछला था उसमें वो 85 गुना जो है वो इंक्रीज की। तो ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं। बहरहाल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसकी नैब है, तो ये तो वाज़ेह है कि जी एहतसाब से कोई जो है वो भालातर नहीं है। और जहाँ तक मुझे इल्म है, और मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, जो मुझे प्राइवेटली जो इतला है वो यही है कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनके जो और अहले खाना हैं और दीगर, उनको बड़ी परेशानी है कि ये वाकई, और ये TTs वाला केस तो इससे अलहदा है, ये ऐसे शवाहिद और ऐसे केसेस जो हैं ये सामने आ रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। और बहरहाल अब इसमें अगर आपका ये कहना है कि जी ये आशीर्वाद हासिल है, ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे गवर्नमेंट का, मेरा वफाकी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़, और बल्कि पंजाब हुकूमत एवरीथिंग, क्योंकि पंजाब में उनके ये अरेस्ट का सिलसिला हो रहा था विद द हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस, इनका कोई ताल्लुक दोनों हुकूमतों का जो है इस कार्रवाई से नहीं है, सिवाय इसके कि नैब के जो इख्तियारात हैं पुलिस को तलब करने के, उसके अलावा नैब अपना काम खुद कर रहा है। और आपको ने ये भी देखा कि 4 मरतबा जब तलब किया गया मियाँ शहबाज शरीफ को, उनमें से 3 मरतबा वो नहीं आए। तो ना आने के ऊपर भी नैब के पास ये इख्तियार है कि वारंट जारी करके वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं।
अब मैं कानूनी इसके एस्पेक्ट पे आना चाहता हूँ। ये बेल जो है, ये जो इंटरिम बेल जिसको कहा जा रहा है, प्री अरेस्ट बेल जो आज मिली है उनको हाई कोर्ट से, ये बल्कि कानून में इसकी जो दुरुस्त इस्तिलाह है वो है एड इंटरिम, क्योंकि ये एड इंटरिम है, अभी इंटरिम भी नहीं है क्योंकि अभी दूसरी पार्टी का तो मौकफ ही सामने नहीं आया। वो मौकफ है नैब का। अभी तो विदाउट नोटिस ये बेल मिल गई है और ये आर्जी है, और नैब अपना आके मौकफ पेश करेगी 17 तारीख को, तो फिर या ये बेल जो है ये कंफर्म होगी या ये विड्रॉ हो जाएगी। और अगर ये शवाहिद इस तरह के सामने हैं कि मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूँ कि किसी की जो असासे हैं वो 10 अरब के नजर आ रहे हैं और अभी तक जो उसके मीन्स या आमदन नजर आ रही है वो 1 अरब की है, तो अगर 9 अरब का फर्क आके वो दिखाते हैं, मैं अगेन मफरूजे पे कह रहा हूँ जी, तो फिर तो ये बेल जो है ये विड्रॉ हो जाएगी। और अगर मेरिट्स क्लियरली हैं केस के, इस वक्त तो इस किस्म की बेल का कोई ताल्लुक नहीं है केस के मेरिट से। ये तो कत्ल के केसेस में भी इस तरह की बेल हो जाती है, बिकॉज बेल की इस प्रोसेस में मुल्जिम जो होता है वो अपने आप को कोर्ट के आगे सरेंडर कर रहा होता है। तो शहबाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर किया कोर्ट के आगे, बॉन्ड दिया होगा, फिर वो जो है बॉन्ड मांगा जाएगा वगैरह। वरीद साहब ये बताइए कि उनके 28 मई के वारंट भी जारी हो चुके होते जी, 28 मई को वारंट जारी अच्छा, कॉल उनके उनका मतलब है कि नैब उनको ट्रैप करके बुला के थोड़ा अरेस्ट करना चाहती थी। ये बताएं, एक अदारा जो कि एहतसाब कर रहा है उसको ये इस किस्म की आइडेंटिटी करनी चाहिए। मैं लीगली मैं तो एक ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि बड़ी देर से ये चल रहा है कि एसिड बियॉन्ड मीन, और हर आदमी का एसिड बियॉन्ड मीन निकाल देते हैं ये, और इनकी टीटीज और ये और वो फलाना जो है, ये शहजाद अकबर साहब लगे रहते हैं। पहले भी इन्होंने चंद माह पहले जब वो बाहर लंदन में थे तो बड़ी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अब वो जो इल्ज़ाम लगे थे वो अपनी जगह पे थे, अब कोई नई टीटीज निकाल ली गई हैं, पहले वाले को भूल गए। इसलिए लोगों के नज़दीक ये इल्ज़ामात जो हैं और ये जो रकम भी इतनी बड़ी है, ये लगता है कि जिस तरह उनको कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये कहना शहबाज शरीफ साहब का कि एक पाई की भी करप्शन साबित हुई तो फांसी लगा दें, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उनका स्पेसिफिकली उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है जी, शहजाद अकबर साहब भी यही मुतालबा करते हैं कि वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो पब्लिक ठीक है अदालत में तो जवाब दें लेकिन पब्लिक को भी बताएं। लेकिन पहली बात आपका सवाल आरिफ साहब ये था कि नैब ने जिस तरह से हाइड एंड सीक जो आपने कहा सो कॉल्ड वो प्ले कर रही है। बहरहाल जी, मैं ये वाज़ेह कर दूं जो मैं हमेशा करता हूं कि मैं नैब का तो तर्जुमान नहीं हूं। नैब की कार्रवाई तो नैब का तर्जुमान ही आके एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मैं उसका आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूं। आप ये एक देखने का तरीका आपने जो बयान किया है ये भी तस्वुर किया जा सकता है कि जी वो हाइड एंड सीक प्ले कर रही है और 28 तारीख से वो एक किया हुआ था सिलसिला उनको आपने कहा ट्रैप करने का या जो भी ब्लफ। इसका एक दूसरा पहलू नदीम अफजल चांद साहब जो कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं वो कल प्रोग्राम में बता रहे थे और मैं वो दोहराता हूँ। वो तो कह रहे थे कि जी ये नैब जो है वो तो इनको टिप ऑफ किया हुआ था नैब ने, क्योंकि जब उठाना होता है किसी बंदे को तो वो रात को सोए हुए भी उठा लेते हैं, इस तरह टिप ऑफ नहीं करते। सवाल था हमारा जी, तो वो ये भी तो मैं तो कह रहा हूँ कि बजाय नैब उनको ब्लफ या जो भी कुछ कर, आई डोंट नो, मैं आपका सवाल शायद नहीं समझ सका, लेकिन लग तो ये रहा है कि नैब और आज जिस तरह से या शहबाज गिल साहब ने या शिबली फराज साहब ने ये या अपना चौहान साहब जो है इनमें से किसी एक ने ये बयान दिया है, और मैं दोहराना चाहता हूं कि एक्चुअली तो चेयरमैन से लेकर चपरासी तक इनका मुकर्रर किया हुआ है। ये माजी की हुकूमतें जो हैं शमूल मियां साहब, ये तो सभी ने कहा है ये बात, और ये दुरुस्त भी तारीखी तौर पे। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है तो वो उनके फेवर में कुछ कर रहे हैं या वो बड़े गैर जानबदार हैं। इस वक्त तो आप हुकूमत वक्त हैं। लेकिन शायद खान अब्बासी ने आज चेयरमैन नैब पे भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक और संगीन इल्ज़ाम लगाया 2 ज़मान पार्क के हवाले से कि उसकी मनी ट्रेल बिल बनाए। ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की जो सियासत है, गाली गलोच की सियासत है, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और फ़िक्रबाजी अगर से आप उसमें नहीं पढ़ते वो किए जा रहे हैं कैसे मौके पे, जबकि यानी जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था ये ड्रामा, वो दिन ऐसा था कि मुल्क में इट वाज द वर्स्ट डे फॉर कोरोना वायरस इन टर्म्स ऑफ न्यू केसेस एंड द नंबर ऑफ डेथ्स। जी
बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये मुझसे मुखातिब हैं, आप अपने साथी से मुखातिब हैं? आपसे बिल्कुल। ये मैं जी, पूछना जी, चाहता हूँ जी, कि जी, ये मैं क्या ये एक पते अमली है? देखें जी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा है वो तो उसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं कि क्यों वो कर रहे हैं ऐसे मौके पे वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो ज़मान पार्क वाली बात करना बिल्कुल बदनीयती में मबनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और ये गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, जिस तरह आपने शुगर रिपोर्ट और इन सब मामलों में देखा। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे जो कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस जहाज़ की, जो बड़ी बदकिस्मती से और बड़ा अफसोसनाक, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, नेशनल ट्रेजेडी है, सानिया है हमारे लिए 8303 वाला भी, और जो इससे अलावा पीछे 12 और हुई हैं, उनकी भी जो रिपोर्टों को नई मंजर आम पे लाया गया, तो उस ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंटल ट्रांसपेरेंसी और जाती शफाफियत पर 40 साल पीछे जाके डॉक्यूमेंट्स इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे, जब वो उनकी इंग्लैंड के फ्लैट का और उनके बैंक अकाउंट्स का, और वो बैंक बंद भी जो हो गया था, उसकी भी डॉक्यूमेंट्स वो अपना उन्होंने पेश कर दी थी। तो इसलिए जाती सतह पर भी शफाफियत और सरकारी सतह पर भी शफाफियत में यकीन रखती है, और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इसमें सुरखरू होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी बदनीयत से बात कर रहे हैं, और ये जो बात हुई अच्छी, मैं समझता हूँ कि दोहराने के लायक है। तो मेरे ख्याल आज इन्होंने कही ये जो हमारे साथी हैं MNA फ्रॉम फैसलाबाद, फरूक हबीब साहब, ये जो उन्होंने कहा कि जी ये तो शाहिद साहब अपनी सीट मरीम से हार गए थे, और इनको तो भीख में एक लाहौर की सीट जो है हमजा शहबाज वाली, अंदरून शहर वाली, वो दी हुई है इन्होंने। ये कौन होते हैं इस तरह की पटके मारने वाले? अच्छा, ये वलीद साहब ये सारी बातें सियासी अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है, देखें कल अभी निज़ामी साहब भी कह रहे थे तकरीबन 3900 केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए कोरोना के, शायद इसी की बात कर रहे थे वो जी। और ये मसाइल इतने ज़्यादा अब आगे जा चुके हैं, और कोरोना इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना है। लेकिन इस दौरानिए में जब ये सारा एहतसाब का मिशन आपने ज़ाहिर वादा किया हुआ है मंशूर में, वो पूरा तो करना है, वो आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कभी कौन से कमीशन रिपोर्ट, कभी कौन सा इंसिडेंट रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं। आप नहीं समझते बतौर गवर्नमेंट इनको फॉर द टाइमिंग ऑन होल्ड किया जा सकता है, और पहले ये कोरोना से जो आपका स्लोगन है इससे लड़ लिया जाए? नहीं जी, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खूबी जो होती है वो तो होती मल्टीटास्किंग है, और ये सारा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है और कोई इनकार नहीं है कि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त अवाम को और मुल्क को सबको दरपेश जो है वो कोरोना है। और उस पर पहले दिन से ही, और जब से 26 जिस दिन मरीज थे उस दिन से ये कार्रवाई शुरू है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग और बड़े इज्तिमात पर, स्कूलों पर, सिनेमा वगैरह, वो सारा कुछ आपको पता है, वो दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ फिर NCOC की तश्कील और उसकी डेली मीटिंग्स जो हैं, और तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में, और तमाम मौरूज़ी हालात को देखते हुए, क्योंकि उसमें एक सिर्फ, अब जिस तरह ये पंजाब की एक रिपोर्ट जो 2-4 दिन पहले लीक हुई या जो भी हुई, मैंने भी वो पढ़ी है, 4-5 सफ़े उसके लिए। लाहौर की रिपोर्ट बोल रहे थे आप? सॉरी जी, वो लाहौर, बिल्कुल लाहौरी की रिपोर्ट है। तो उसमें भी अगर आप देखें, मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी उस रिपोर्ट की तहरीर करने वाली जो टास्क फोर्स या वर्किंग ग्रुप जो था, उन्होंने भी ये तहरीरी ऑब्जर्व किया हुआ है कि जी ये सिर्फ हमारी वबा और उसके फैलाव और उसके खतरे के बारे में एक ही पहलू को देखती है। इसमें और भी पहलू बहुत से हैं, मईशत का, माशरे का, लोगों के हालात ज़िंदगी, जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं उनका, और उस हवाले से और भी पहलू हो सकते हैं। और फिर आगे अगले पैराग्राफ में ये 7, 8 और 9 जो उसके पैराग्राफ है उसमें कहा है कि जी बाकी स्टेक होल्डर्स की भी उसमें इनपुट ली जाए। तो ये जो बड़ी उस पर उंगलियां हमारे अगेंस्ट उठाई जा रही थी, इस रिपोर्ट को दबा दिया गया है, वो दुरुस्त नहीं है। ये रिपोर्ट एक एस्पेक्ट उसका या एक एलिमेंट बताती है। मैं जो आपको अर्ज करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने एक चीज को जरूर मद्देनजर रखा है इस वक्त भी और पहले भी, माजी में भी, कि ये जो वायरस का मोहलिक असर जो है, अभी तादाद अभी भी बहुत बढ़ रही है, अमवात भी हो रही हैं, और ये बिल्कुल काबिल तशवीश है, और रोज गवर्नमेंट इसका जायजा ले रही है। लेकिन ये भी साथ साथ कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उस पर अभी तक इस तरह का बोझ नहीं पड़ा, और इस तरह की कोलैप्स जिस तरह की बहुत हमसे ज्यादा एडवांस्ड कंट्रीज को फेस करना पड़ा, वो नहीं हुआ। और इस कैपेसिटी को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने एक कैलकुलेटेड रिस्क ली है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल अदर एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी, लिविंग कंडीशंस वगैरह वगैरह। बहरहाल जी, ये तो फैसला तारीख
प्राइम मिनिस्टर ने पहली स्पीच में कहा था कि कोई हुकूमत अकेले नहीं इसको मैनेज कर सकती, इसमें अवाम की कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन लगता यही है, तो तारीख फैसला करेगी कि इस हुकूमत ने उसको किस तरह मैनेज किया है और अकेले किया है और कहाँ तक वो कामयाब रही है। लेकिन मेरा एक और सवाल है एहतसाब के हवाले से कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर का मोटो ये है कि जी एहतसाब करें, लेकिन उनकी एक छेड़ बन गई हुई है BRT। अब BRT में हुकूमत को ज़ेब देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाके इंडेफिनिट स्टे ले ले FIA के ख़िलाफ़। ये तो पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हुकूमतें अदालत में जा रही हैं, अपोजिशन जाए रिलीफ लेने के लिए तो उस पर तो तनकीद होती है, लेकिन आप जाके वहाँ से बजाय कि उसमें जो कुछ मिस हैंडलिंग हुई, किस तरह रूट बदला, वो सारा कुछ दिया हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है और आप स्टे क्यों ले रहे हैं उस मामले में अगर इतने क्लीन है आप? देखिए जी, ये अपील का जो सिलसिला था जो सुप्रीम कोर्ट में की गई, अपील तो की उस वक्त जाती है जब किसी को महसूस हो, वो सरकारी फरीक हो या गैर सरकारी हो, निजी हो। अपील का तो मकसद ही ये होता है कि जो पार्टी इन्वॉल्व है वो महसूस करती है कि उसके साथ कानून के मुताबिक डीलिंग नहीं हुई, तो कानून के मुताबिक डीलिंग को सीख करना। ये अपील नहीं, ये स्टे है। अब मुझे तो नहीं फर्क पता अपील और स्टे। ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है और उसमें वो स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर है इस पे। ये वो सुप्रीम कोर्ट की, मैं उसका आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ज्यादा तफसील मेरे पास है भी नहीं, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि जिस पार्टी ने वो फैसला प्रोक्योर किया था, ये एक्चुअली केस इनिशिएट एक प्राइवेट पार्टी ने किया था। पेशावर हाई कोर्ट में केस दो लोग हैं जी हाँ, केपी गवर्नमेंट के खिलाफ प्राइवेट पार्टीज ने किया था। और एक्चुअली हुआ उसमें, मैं अब आपको बतौर वकील बता रहा हूँ कि उसमें हुआ ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है केपी गवर्नमेंट का, पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें ऐसी रिलीफ दे दी जो कि पार्टी ने मांगी ही नहीं हुई थी। पार्टी ने वो कहा हुआ था कि जी कोई उसका रास्ता बदल के ऐसा हो रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को असरअंदाज हो रही है और ये गलत किया जा रहा है। उसने तो कहा ही नहीं हुआ था कि ये उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या FIA या ये कराएं। वो उसने कोर्ट ने ऐसी रिलीफ दे दी जो उसने मांगी ही नहीं हुई थी जिस शख्स ने। तो वो फिर वो तो किसी भी फरीक का हक बनता है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे देने की मकसद ही यही है कि वो उसमें नुक्स था कोई कानूनी जो फैसला हुआ था, और अपील का मकसद ही यही है। हैविंग सेड दैट, BRT के बारे में जितना मैं जानता हूं, अभी कुछ दिन पहले उसमें शौकत यूसुफजई साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज की थी, और उसमें देखें बात यह है कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दो चीजें जो है वो बिल्कुल 6 महीने में मुकम्मल होनी थी BRT, अभी तक नहीं हो सकी है। मैं उसी पे 2 साल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दो चीजें अक्सर होती हैं, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें अक्सर हो जाती हैं। एक होती है टाइम डिलेज और दूसरी होती है कॉस्ट ओवररन्स। सवाल ये है कि जी क्या इन दोनों चीजों के पीछे कोई बेईमानी है या नहीं, और उसका केपी गवर्नमेंट का या मुतलका इदारों का मौक़िफ़ मुसलसल ये है कि उसमें कभी गलती हो सकती है या कॉस्ट ओवर। वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कॉस्ट एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, कॉरन की बात कर रहे हैं। पिछले दौर में जब कॉस्ट ओवररन होती थी तो आप कहते थे ये करप्शन है। अब खैर ये तहकीकात होंगी, मीठा आप कड़वा जी जब ये तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें साबिक नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने एडहॉक बेसिस पे प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं नैब के। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब राजा साहब से तकनीकी मामलात पे तो बात करेंगे, ज़ाहिर है ये सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं और प्रोसिक्यूशन की अलिफ से लेके ये तक सारे मामलात समझते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ये जो सारे एपिसोड्स हो रहे हैं मेरे ख्याल इससे आ जाते हैं। जी राजा साहब ये बताइए कि आप नैब के कलीदी ओहदे पे फायज रहे हैं और एक सिर्फ फान खादर साहब के जाने के बाद यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग जो जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का तल्लुक है। ये इस केस में जो शहबाज शरीफ साहब का कल ड्रामा हुआ है और आज भी, और जब ये होता चला आ रहा है, इसमें शहजाद अकबर साहब का रोल, नैब का अपना रोल, और जो गुज़श्ता 48 घंटे में जो कुछ हुआ है, अगर आप होते तो क्या डिफरेंटली करते आप?
देखिए, एक तो हम थोड़ा सा सियाको सबाक में देख लें कि ये वो नैब है जिसके बारे में पिछले 3-4 जो चीफ जस्टिस साहिबान जा चुके हैं वो ये कह चुके हैं कि नैब की आनी जानियाँ नज़र आ रही हैं, नैब की ऑप्टिक्स नज़र आ रही है, नैब लोगों को रुस्वा कर रहा है। लेकिन जब अदालत में शवाहिद की बात होती है, जब अदालत में रेफरेंस की बात होती है, तो वहाँ पे नैब की परफॉर्मेंस हमें बहुत एक लो लेवल की नज़र आती है। ऐसे केसेस में अगर प्रोसिक्यूशन करनी होती है तो बड़ा एक आसान तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो बैंकिंग ट्रेल्स होते हैं कि जिसमें आपने ये जाके कि जनाब अब हम अरेस्ट कर रहे हैं, अब हम ईद के बाद टार्जन बन जाएंगे, अब हम ये कर देंगे, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। खामोशी से सारा मटीरियल इकट्ठा करके उनको एक लिस्ट दे दी जाती है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी बैंकिंग ट्रेल है, ये आपको क्वेश्चनर दिया गया है, जवाब दे दीजिए, नहीं तो ये रेफरेंस है, ये अदालत में चला गया है। अब आप अदालत जाने और आप जाने और आपकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, ये जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, ये हमने फॉरफिट कर दिए हैं, इनको मुंजमद कर दिया है। और अब जब तक आप नहीं बता पाएंगे कि आप 3 दफा के वजीर आला रह चुके हैं, ये पैसे आपके या आपके बच्चों के अकाउंट में कहां से आए, ये मुंजमद रहेगा। फिर अदालत जाने और वो जाने। लेकिन हो क्या रहा है कि जनाब हमने पहले देखा कि मियां शहबाज शरीफ को कोई 100 कुछ दिन के लिए उठाया और उसके बाद हमें जब अदालत में जाके नज़र आया तो प्रोसिक्यूशन से जब पूछा जाता एविडेंस कहाँ है तो सर नीचे करके खड़ी होती, तफ्तीश वाले से पूछा जाता। तो ये प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा जो इशू नज़र आ रहा है वो इशू निज़ामी साहब ये नज़र आ रहा है कि नैब के पास क्या वो विल है, क्या वो डायरेक्शन है, क्या वो वाकई ही इस मुल्क में एहतिसाब के नासूर को ख़त्म करना चाहती है, या कि इस मुल्क में एहतिसाब का जो लफ्ज़ है हालिया 2-3 साल में एक मजाक बन के रह गया है। अब अवाम का एतबार ना नैब पे रहा और जो मौजूदा हुकूमत नारे लगाती थी कि हम एहतिसाब के नाम पे हम ये तमाम पैसा लूटा हुई दौलत वापस लाएंगे, उसको मैं समझता हूं कि नैब के अदारे ने इस बुरी तरीके से एक झटका लगाया है कि अब सब हैरान परेशान हैं, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अवाम हो, कि ये एहतिसाब क्या है। अब लोगों को एहतिसाब से कोई गर्ज नजर नहीं आ रही, चाहे आप जरदारी पे केस बनाएं, चाहे नवाज शरीफ पे बनाएं। अच्छा राय साहब, ये बताइए कि ये एक बड़ी अजीब सी नॉमिनी मुझको मुझे नजर आई कि 28 मई से जब आपने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे तो आप जाके गिरफ्तार कर रहे थे, उनको वहाँ बुला के ट्रैप करना, ये आया किसी सीरियस प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये काम है? जो मुझे इस पे आप लीगली बताइए, क्या ये ऐसे ही होता है? अरेस्ट, जी ये बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है। जो वारंट्स ऑफ अरेस्ट हैं ये चेयरमैन की डिस्क्रिशन है कि वो इसको निकालता है। अब कल से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ के लॉयर्स जो उनसे हैं वो थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हैं लोगों को कि जी 28 तारीख से ही इन्होंने प्लान बना लिया था अरेस्ट का। वारंट ऑफ अरेस्ट का मकसद ये होता है कि ये वारंट्स हैं, इस शख्स को बुलाइए, इससे तफ्तीश करें, अगर ये तफ्तीश में कोऑपरेशन करता है, आपके सवालात का जवाब दे देता है तो फिर इन वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो जवाबात नहीं दे रहा, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और वाकई ही वो चीज़ों को छुपा रहा है, तो फिर उस चेयरमैन की या तफ्तीशी टीम की ये डिस्क्रिशन है कि उन वारंट्स को, चाहे वो 28 के हों, 25 को, एग्जीक्यूट करते हुए उस शख्स को अरेस्ट कर लिया जाए। दुनिया भर में ही ऐसे होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नैब कानून के मुताबिक जो नैब ने 28 तारीख को ये प्रोसेस जो उन्होंने क्लैरिफाई किया, वाकई ये शहबाज शरीफ साहब के लॉयर थे वो तो मुख्तलिफ तासर दे रहे थे। जी वो मुख्तलिफ तासर दे रहे थे और इसकी नैब ऑर्डिनेंस के तहत इजाज़त भी है, ये तो आप बात कर रहे हैं। दूसरा, राज साहब, आपने पहले कहा कि ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, इसमें कागजात चाहिए, जवाबात चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये क्योंकि फौजदारी मुकदमा तो है नहीं जिसमें 3rd डिग्री मेथड को इस्तेमाल करना पड़े, तफ्तीशी जो एजेंसी है उसको, शहबाज शरीफ साहब अपेरेंटली क्या ताउन कर रहे हैं नैब के साथ? आपको लगता क्या?
देखिए, कल मुझे बड़ी हैरानी हुई अब्बासी साहब कि पंजाब के एक साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब वो मीडिया पे बैठ के कह रहे थे कि अगर आपके नौकर के, आपके माली के, आपके मुलाजिम के अगर अकाउंट में आप करोड़ों रुपए डाल दें तो ये कोई जुर्म नहीं, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अगर नैब का कानून देखें तो उसमें, या और FIA के कानून देखें या दीगर कवानीन हैं, उसमें एक लफ्ज़ होता है बेनामी, और बेनामी होता है कि आप अपने नाम की बजाय किसी के नाम पे वो रकूम या प्रॉपर्टीज रखते हैं, उसमें इवन आपकी स्पाउसेस और फैमिली मेंबर्स होते हैं, और उसका मकसद यही होता है क्योंकि आप अपने नाम पे छुपाना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, तो आप अपने मालियों और नौकरों के नाम पे अरबों रुपए रखते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि अवाम को भी फिर ऐसा लगता है कि ये हमारे लीडर साहिबान क्या कर रहे हैं कि अरबों रुपए नौकरों के नाम पे रखते हैं। तो इन बातों का जवाब मियां शहबाज शरीफ साहब को, उनकी कंपनीज को, उनके बच्चों को जो बैरून मुल्क मफरूर हैं, उन्हें देना होगा कि बताइए कि ये जो लोग आपके मुलाजिम हैं, जो एडमिट कर रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनको अरबों रुपए आ रहे हैं, तो ये पैसा की जो कंसिडरेशन क्या है, ये किस मद में आ रहे हैं, ये कौन लोग भेज रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन लाजमी तौर पे, चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, 3 दफा के वजीर आला हैं, और उनसे अगर ये पूछा जाता है कि जिस वक्त आप वजीर आला बने थे पहली दफा, तो आपका और आपकी फैमिली का जौन सा बिजनेस था और जो उनके एसेट्स थे, उसका अमाउंट अगर 1 बिलियन था, तो ये बताइए ये 100 बिलियन कैसे हो गया। तो ये जवाब अगर उनके पास है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी। राय साहब, वो जो नैब ने जो फिगर दिया है वो तो बहुत ही बहुत बड़ा, 545 अरब, यानी आधे ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा। तो ये इस लेवल की करप्शन जो है अगर की गई है तो फिर, और ये जो आपके जो शहजाद अकबर साहब हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चेक्स भी लहराते हैं, ये भी लाते हैं, इनके पास को ओपन एंड शट केस है वाकई, आप समझते हैं, या ये महज जिस तरह लोगों का नज़दीक है कि डॉक्टर आज़म के बारे में भी कहते थे कई 100 अरब की उन्होंने करप्शन की है नवाज शरीफ के दौर में ही, उसके बाद तो किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ उस केस का। तो इतने जो फैंटास्टिक अमाउंट्स हैं, देखिए यही डायलेमा है, यही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये इतने बड़े फिगर्स दे दिए जाते हैं और जब पूछा जाता है तो वहाँ 5 अकाउंट्स की बात आ जाती है, वहाँ 4 अकाउंट्स की बात आ जाती है। कहाँ गया डॉक्टर आसिम, कहाँ गया वो मेमन, कहाँ गया वो सिंध के, हमने देखा हालिया कि जनाब वो पापड़ वाला और वो फालूदे वाला और वो 450 अरब और पता नहीं क्या क्या ओमनी, वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली हमें नज़र आता है कि इन केसेस में भी ये थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग तो हो रही होगी, लेकिन जो बात नज़र आएगी जब अदालत में कि जनाब बताइए कौन से वो 500 अरब रुपए हैं, तो तब हमें नज़र आएगा। और नैब को एक चीज़ और देखनी है कि जनाब हमें अरबों रुपए से ज़्यादा के IPPs के अभी हमें केसेस उभर के सामने आए हैं। इससे बड़े बड़े कार्टेल्स, इससे बड़े बड़े माफियाज, इससे बड़े बड़े जो दूसरे सनतकार, क्या नैब को वो नजर नहीं आ रहे, या सिर्फ उन्हें ये नजर आता है कि हमने ऑप्टिक्स के लिए ये शहबाज शरीफ हो गया, ये फलाना हो गया और ये एहतसाब करना है। खुदारा अगर एहतसाब करना है तो इन बड़े बिजनेसमैनों से, इन कार्टेल से, इनके ऊपर हाथ जब डलेगा, जब अवाम को नजर आएगा कि ब्यूरोक्रेट्स को भी और जो IPPs हैं जो दिन में अरबों रुपए बनाते हैं उनको आप पकड़ेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, तो तब एहतसाब की ट्रेन आगे चलेगी। अदरवाइज ये चीजों से एहतसाबी अमल को और हुकूमती नारे को शदीद धचका लगेगा। लेकिन राय साहब, ये जो नैब का मौजूदा कानून है बड़ा मुतनाज़ बन चुका है। आपके ख्याल से नैब जितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है, ये वाकई साफ शफाफ और अक्रॉस द बोर्ड जो है एहतसाब करने की अहल रह गई हुई है? और आपने जो बात की सनतकारों की या ब्यूरोक्रेट्स की, निजामी साहब, उसको मुस्तसना करा दे दिया हुआ आपने। तो अब तो ये अदारा जो है सोए देखे ना, जुडिशरी का अपना एहतसाब है, फौज का अपना एहतसाब है, तो ये तो पॉलिटिशियन स्पेसिफिक बनकर एक अदारा रह गया।
देखिए, अब बात किसी कानून की नहीं होती कि कानून अच्छा है या बुरा है। कानून में अगर कोई सुखम है तो यही पार्लियामेंट है जिसने इसको दुरुस्त करना है। लेकिन बात होती है कि उस अदारे का स्ट्रक्चर कैसा है, उस अदारे को चलाया किस अंदाज में जा रहा है, उस अदारे का हेड कौन है और गवर्नमेंट या उन लोगों की विल क्या है। दुनिया में एहतसाब के अदारे हैं, दुनिया में जो एहतसाब का कानून है वो दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है, सख्त तरीन। यूके में अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर आया, उससे पहले फाइनेंशियल क्राइम एक्ट आया और उसमें तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर से, ये न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में उनको कहा जाता है कि बताइए, अगर आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं और 3 BMWs आपके पास खड़ी हुई हैं तो आप इसका जवाब देंगे कि ये कहां से आई। लेकिन यहां पे अब ऐसा कानून बनाने का सोच रहे हैं कि जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि ये 3 BMWs बतौर रिश्वत फलाने शख्स ने दी थी तो आप पूछ ही नहीं सकते उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से कि ये तुमने कहां से गाड़ियां ली। पहले साबित तो आई पर्सनली बिलीव कि इस कानून को मजीद सख्त होना चाहिए। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन, अदारे और हमारे अदालती सिस्टम, हमारा अनफॉर्चुनेटली जो कमजोर अदालती सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी के केसेस चलाए भी इसी बुरे अंदाज से जाते हैं कि 10-10 साल वो चलते हैं, फोटो कॉपीज आ जाती हैं और अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। जी राज साहब, प्रोसिक्यूशन की आप बात कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से हमने जो देखा, मोस्टली केसेस में एट द एंड ऑफ द डे यही आता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, और पूरी आवाम लगी होती है जी आज ये गिरफ्तार, आज वो गिरफ्तार। एक तो ये, दूसरा जो नैब की कैपेसिटी है, अगर कल की एपिसोड का एक और रुख देखें कि आप आए हैं, वारंट आपके पास हैं और उसके बाद 18 घंटे से ज़ायद गुजर गए, आप शहबाज शरीफ साहब को ट्रेस नहीं कर पाए, लोकेट नहीं कर पाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किस हद तक होती है नैब में और अभी इस्तेदाद क्या है नैब की? इसमें मैं एक इजाफा कर दूं कि इसमें बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं इसमें जो है जी, कोई दे आर नॉट फोरेंसिक किस्म के या जो वाइट कॉलर क्राइम में उनकी एक्सपर्टीज क्या है। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की। और अगर आप प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो जब हाई कोर्ट में इतने बड़े लंदन के पार्क लैंड के वो फ्लैट्स का पूछा गया कि इनकी कीमत क्या है, तो नैब के सीनियर तरीन प्रोसिक्यूटर कहते हैं जनाब गूगल करें, आपको इसकी कीमत पता चल जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि बताइए मियाँ साहब की आमदन क्या आपने निकाली है जो आप कहते हो कि आमदन से ज़्यादा असासे है, तो वो नैब की प्रोसिक्यूशन कहती है जनाब वो हमें अभी तफसील चाहिए, वहाँ पे खामोश हो जाती है। नैब के अंदर जी जी हाँ, नैब से जब फिगर्स पूछे जाते हैं, नैब की जब इन्वेस्टिगेशन की आप अगर अंदर जाएंगे तो जिन लोगों ने जिंदगी में एक तफ्तीश का ABC नहीं, या जो बहुत ही जूनियर फ्रेशली इंडक्ट हुए हैं, वो इतने बड़े वाइट कॉलर क्राइम के जिसमें आपने मल्टी लेयर्स चेक करनी होती है, एक लेयर नहीं होती, इसमें लेयरिंग हुई होती है, जिसमें आपको जो आसान तरीका नैब में दिया गया है कि आप दुनिया से हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स हायर भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपने सिर्फ ऑप्टिक्स करनी है तो इनमें वो कैपेसिटी कतई नहीं है। और जो रिटायर्ड लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, वो लोग हैं कि अब उनको ऐसी पोजीशंस दे दी गई हैं कि वो उस पोजीशन पे अगर डायरेक्शन मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज जाती उनको जो एक्सपीरियंस है उसकी बहुत कमी है। और नैब के अदारे में रीस्ट्रक्चरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक पावर्स को नीचे तक नहीं लाया जाएगा, तो नैब इस अंदाज में ये एक अदारा सिर्फ एक हमारे और आपके एक्सचेकर पे एक बोझ बन के रहेगा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि FIA को मजबूत किया जाए, FIA को स्ट्रांग किया जाए, उसमें कानून साजी की जाए और उसे एक ऐसा अदारा बनाया जाए कि जिसके पास फोरेंसिक भी हो, जिसके पास दुनिया की तमाम एक्सपर्टीज भी हो और जिसमें हाईली ट्रेंड लोगों को लाया जा सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपके हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ECC मीटिंग का भी कुछ जिक्र करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 80,000 निज़ामी साहब हो चुकी है और केसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो एक एमपी जमशेदुद्दीन साहब पीटीआई कल वाला दिन तो पिछले 24 घंटे जो है जी जी तो वर्स्ट है जी बिल्कुल इन ऐसे। टर्म्स ऑफ डेथ्स एंड न्यू केसेस। और जो 4 आपके लेजिस्लेटर्स हैं, जो कानून साज हैं, 3 MPs और 1 MNA, वो पिछले तकरीबन 36 घंटे आप कह लें उनमें वो अपनी जान से गए कोरोना के बायस। एक तो सूबाई वजीर भी थे मुर्तज़ा साहब सिंध के। फिर उसके इसी तरह यहाँ चीमा साहब थे, शौकत मंजूर चीमा साहब, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ था। और फिर जमशेदुद्दीन साहब PTI के KPK से MPA थे। तो ये सारे वाक़यात हैं निज़ामी साहब। वो तो बात तय है कि कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा, अवाम हो, सियासतदान हो, जो भी हों। और अब एक जानिब ये है, दूसरी जानिब पॉलिसी हैं, हुकूमती पॉलिसी हैं कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए। हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया हुआ है जी कि सब अच्छा है। अभी भी ये कह रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के, बल्कि नहीं, ये जो वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब के, अल्लाह के फजल से फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज किया जी कि जी बड़ा अंडर कंट्रोल है। देखिए ना, लोग मर रहे हो मक्खियों की तरह, तो ये कहना कि जी बाकी मुल्कों से बेहतर है, ये हमारे लिए क्या तसल्ली की बात है। और ये जो WHO की वार्निंग थी कि ये जुलाई तक 2 लाख टच कर जाएगा जी, वो अब कोई मई 10 कयास नहीं लगती। जी ऐसे ही है निज़ामी साहब। सिर्फ मई के महीने में 54,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अभी तक हमने सिर्फ जो टेस्ट किए हैं वो 6 लाख किए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब का ये इस पस मंज़र में ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जी कि वर्चुअल इजलास करें, अदरवाइज़ ये और फैलेगा। लेकिन उसके लिए कानूनी इजाज़त है या नहीं है निज़ामी साहब? 1973 में तो वर्चुअल कंसेप्ट्स नहीं थे ना। एक मुसीबत ये है कि कानूनी तो इनके पास जो टीम है बड़ी, वो जो बाकी शोबों में भी नालायकी जी, यहाँ तो बिल्कुल ही नकेद लोग हैं जो। तो फवाद चौधरी साहब कानून भी समझते हैं ना, वो साथ आईनी, अगर आइन उसकी इजाज़त देता है वो भी उज़र बयान कर दें, वो भी वजाहत कर दें। साइंसदान भी हैं, माहिर कानून भी हैं जी, इतलात के भी माहिर हैं, माहिर लिसानियात भी हैं, ज़बान के भी माहिर हैं, माहिर बयानात भी हैं वो बहुत से माहिर हैं। लेकिन वो कानून समझते हैं, वकील हैं, तो वो बता दें जी आइन इसकी इजाज़त देता है, कर लें। वो तो सिलसिला, वो कहानी वहीं पर रुक जाएगी। देखा ना, शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं आना। वैसे निज़ामी साहब आपके दोस्त एक तरफ शहबाज हैं, शरीफ जो फुर्ती उन्होंने दिखाई है, रिक्वेजिशन करते हैं कि जी कोरोना वायरस के लिए इतना 120 पता नहीं मिनट क्या 120 मिनट दिए जाएं भाई, अपोजिशन को। एक हफ्ते के लिए आपकी फरमाइश पे आया था, वहाँ PMLN ने क्या कोरोना पे बात। जी जी बिल्कुल निज़ामी साहब ऐसे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब आपके दोस्त भी हैं। कल जो उन्होंने फुर्ती दिखाई, मैं नहीं फड़िया जाना, मतलब लब लो तुसी जिस तरीके नाल भी लबोगे मैं नहीं आना, और आज एकदम से वो नमूदार भी हो गए निज़ामी साहब। ये क्या बाय नेचर वो इतने फुर्तीले हैं, या वो पहले से प्लान बना के बैठे थे, अगर ये हुआ तो आई विल डू दिस? देखिए ना, एक बात तो आपको पता ना कि शहबाज शरीफ डूअर हैं जी, और प्लानिंग के माहिर हैं जी, और उन्होंने सूबे के अंदर, आपको पता ही है, जो चाहे जो भी आप उस पर बहस करें, कॉस्ट है क्या, जो उन्होंने सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली का, जो डेवलपमेंट का, लोग उसका गुण गाते हैं आज भी। तो इस लिहाज से शहबाज शरीफ की जो दिमाग है वो बहुत चलता है। और उन्होंने एक पूरी पंजाब की स्टेट मशीनरी को, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो तर्जमान जो तावीलें पेश करते रहे जा रहे हैं, अनोखी किस्म की, या क्या कहते हैं उसको आप, ठट्ठेबाजी जो हो रही है, कक्के से ही बाजी करना था, ठट्ठेबाजी का। जी, ठट्ठेबाजी। हाँ, तो मतलब वो तो आप कास्ट का नाम ले रहे हैं। सॉरी, नहीं, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा कि वो छापे नीचे रख देती थी ख्वातीन। अच्छा, सारी रात लड़ती रहती थी, 3-4 बजे तक छापे नीचे रख देती थी उनकी। अच्छा, कि भाई लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई तो फिर अगले दिन छापा उल्टा करके फिर लड़ाई शुरू कर देती थी। अच्छा। ये पुराने मोहल्ले में देखे, लाहौर के जो मोहल्ले, जी 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 जी, वो जिस बरादरी का आप जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ रहते भी हैं, वो उसी की मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वो हाल हमारे तर्जमानों का हुकूमती ज़्यादातर और किसी हद तक ऑपोजिशन का भी। जी, वो तो निज़ामी साहब दोनों जानिब से बराबर है। अच्छा, ये खैर शहबाज शरीफ साहब का मामला, शिबली फराज साहब ने ये भी कह दिया कि वो असम्बली में नहीं आते, ये ब्राह्मण हैं और बाकी शुदर हैं, वो इस हद तक चले गए हैं। खैर शिबली फराज साहब, निज़ामी साहब, बड़े मियाँ साहब,
इमरान खान साहब ने भी काबीना इजलास में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लेना चाहिए नवाज शरीफ साहब की, और ये सारे मामला। अच्छा, फिर आज ये कहा गया कि जी शिबली फराज साहब की प्रेस ब्रीफिंग में जो साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि ये तस्वीर जो है बहुत बड़ी साजिश थी, जी ये बताने के लिए कौम को कि मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, बल्कि लोगों ने डेटे भी देने शुरू कर दिए कि वो वापस आ जाएंगे। जी 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 ये सवाल ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पीटीआई के अजान पे शरीफ बरदरान की सवाल है। जी एक लंदन में बैठा हुआ आराम से, एक इधर बैठा हुआ अपने घर में लैपटॉप पे लगा हुआ है, कहता है मैं क्वारंटीन में। आप अपना आराम से मौज करें, जरदारी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, ना कोई ऑपोजिशन ना कुछ। ये खुद को बैल मुझे मार वाली चीज जी हिकमत अमली मेरी समझ से बात आता है। नहीं तो क्या मेडिकल रिपोर्ट्स का फोरेंसिक होगा अब? सांप निकल गया, आप लाठी पीटते रहे। तो अब क्या नवाज शरीफ साहब से मुतालिक आपको लगता क्या है फ्यूचर के? नवाज क्या शरीफ वो साहब कोई उधर ही रहने? वो क्या कहते हैं उसको, इंटरपोल का वारंट जारी करेंगे नवाज शरीफ को वापस लेने के? नहीं, वो तो जमानत पे हैं। वो तो निकल गए, जी वो निकल गए। तो अब आएंगे कब, वापस कब आएंगे? मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो वापस आए ना, ये भी कोई एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करके आए, इसलिए उनके पीछे पड़ गई इतनी डैब। जी नहीं, शहबाज शरीफ साहब की तो कुछ समझ नहीं आ रही ना, उन्होंने आके किया क्या है, और उसके बाद उल्टा आप खुद को ही नहीं, मुश्किल में उनको डाला है। ये खतरा है कि यार ये किसी वक्त एक्टिव हो सकता है। दूसरे शहबाज शरीफ भी इसलिए वापस आए कि अपनी लीडरी बचाना चाहते हैं, क्योंकि मरियम में बैठी हुई है, किसी वक्त भी अंदर अटैक जा सकती है वो। जी ये तो ऐसे ही है, वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ। अच्छा, ये बताइए कि इख्तियार तो है। आज काबीना में और भी चीज़ें हुई हैं। कीमतें कंट्रोल करने की बात हुई है, इमरान खान साहब ने इससे कंट्रोल मुतालिक करने सख्त की तलकीन बात की। हुई है। ये कल की कैबिनेट मीटिंग है निजामी साहब। ये बताइए कि कीमतें जो हैं वो मार्केट फोर्सेस होती हैं, धक्का लगाने से कंट्रोल नहीं होती। जी अब कीमतों का मामला ये है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो उसका इफेक्ट आने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि बाकी तो सब कुछ नापीद और महंगा हो गया ना। जी अब देखिए ना, इसहाक डार साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने लंदन से एक मुआवजा किया, एक चार्ट दिया है जी बिल्कुल जिसके ऐसे है। मुताबिक उनके दौर हुकूमत में आटे के 10 किलो आटे की कीमत थी 369 रुपीज़ जी पर किलो है। जी और नहीं, पर किलो नहीं, ये आपके पास जो बैग हो गई, ये मेरा ख्याल 20 किलो का 20 किलो का होगा। जी ये 2013 में थी, जी और 18 में ये कीमत कम होकर 359 हो गई जी। जब इनका दौर आया। जी अब जबकि अगस्त में पीटीआई की हुकूमत संभाली, इसके बाद ये कीमत 385 हो गई। जी अब ये कहा जा रहा है कि इसके बारे में भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, आटे के बारे में, गंदम के बारे में। 10 किलो गंदम की कीमत 300 रुपये तक रही, जबकि ये पीटीआई के दौर इक़्तिदार में ये भी 2020 में कीमत बढ़कर 438 हो गई। जी अच्छा, इसी तरह उन्होंने और भी चीनी की उस वक्त 54 रुपीज़ थी जब इनकी हुकूमत थी। जी अब ये 2020 में 81 रुपीज़ जी। किलो है। तो ये बातें जो हैं ये कितने नीचे आएंगी? निजामी साहब देखें, ये कंपैरिजन, खैर इसको मान भी लें या ना भी माने, बड़ी चीज़ें आप इसमें एक और चीज़ भी रखें चला गया कि उस वक्त रुपए की किधर कितनी थी, अब रुपया कितनी है, कितना गिरा। हाँ। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो ये justify ज़्यादा है। कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। ये निजामी साहब देखिए, सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी मेरा ख्याल हुकूमत ये चाह रही है कि जो पेट्रोल में इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है उसके समरात अवाम तक पहुँचें, लेकिन एक छोटी सी मिसाल, अगर ट्रांसपोर्टर्स को इजाज़त दे दी गई है और मखसूस जो SOPs हैं उनके तहत उन्होंने चलना है, तो वो ज़ाहिर सवारियाँ कम बिठाएंगे। देखें, दो चीज़ें, इतने महीने बंद रही है ना ट्रांसपोर्ट, जी उस दौरान उन्होंने कोई ना कोई जो फिक्स कॉस्ट हैं वो तो उठाई होंगी ना, जी, ऐसे ही। कुछ वजह से उठाए होंगे, ठीक है ना, कोई ड्राइवरों को तनख्वाह दी होगी। जी नंबर 2, जो आप से SOPs पे अमल करेंगे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वही कह सकते हैं ना, जी, जी। जो लागत है वो बढ़ेगी या अर्निंग कम होगी। जी जी। तो अब ये रिलीफ तो उस तरह इन हालात में, कोरोना के हालात में आप नॉर्मल रिलीफ की तवक्को तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका कारोबारी तबका है, जो आपका सनती तबका है वो दे। अच्छा, निजामी साहब, BCC की मीटिंग हुई है, एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा स्टील मिल्स के मुलाजमीन को, गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक, और उसके बाद ये है कि लग ये रहा है कि अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या स्टील मिल्स आसानी से निजकारी इसकी हो जाएगी? क्योंकि इसकी निजकारी देखिए, ये बड़े निजकारी मामलात इसकी हो चुकी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। जी शौकत अजीज साहब इसके बड़े चैंपियन थे। जी ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ना 2 बड़ी
डिसर्विस की है इस मुल्क जी की। एक निजकारी को सैबोटाज कर दिया उन्होंने जी। और करने वाला ये जो आजकल बहुत ज़्यादा जस्टिस जो जनरल है ना कयूम साहब, जी लेफ्टिनेंट जनरल कयूम, जी। ये सबसे बड़ी लॉबी थे। अच्छा, जो नून लीग के अभी सेनेटर हैं। जी जनाब। जी इसके अलावा जनाब रेकोडिक पे जिसका पाकिस्तान के खिलाफ, जी ये दोनों जो हैं ये बहुत डिसर्विस है और इस बात की खामाजी करते हैं कि जज हजरात को इस तरह के तकनीकी मामलात में पंगा नहीं लेना चाहिए। निजामी साहब, खैर ये अब आ जाए आप दूसरी तरफ। निजकारी पे मैं आना चाह रहा हूं। निजकारी जो है वो खजाने से बोझ हट जाएगा। अभी ये मरलावार करेंगे, PIA का भी यही करना पड़ेगा, खैर हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा FBR के और जो वजारत ख़जाना का इख्तलाफ हो गया, जी क्या टारगेट है रेवेन्यू पे? निजामी साहब, अभी तो इनिशियल जो टारगेट इनका मेरे ख्याल 47 पे ये जा रहे हैं, 4700 बिलियंस पे। हाँ, और वो कह रहे हैं 4000 पे करें जी, 4000 और IMF कह रही है 51 पे करें। ये तीनों अचीव नहीं होंगे जी, और फिर पिछले साल ये जो रवा साल है इसमें भी 3 बार रिविजिट करना पड़ा था, और ये जो आखिरी क्वार्टर है खैर बहुत से इल्ज़ामात जो हैं वो उसको दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आखिरी क्वार्टर में ऐसा ना भी होता तो निज़ामी साहब वो रेवेन्यू जो 2 बार पहले रिविजिट हो चुका था वो अचीव नहीं होना था, फिर ये तीसरी बार हुआ, अब उसमें भी इसके बावजूद शॉर्टफॉल आ रहा है। इन डिटेल प्रोग्राम करेंगे ये बजट पे, और बजट आने से पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। निज़ाम साहब बहुत आज के प्रोग्राम से इतने, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।